गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कल इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला टॉपिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की यदि अपन बात करें तो सभी धातु व अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है और वो जो श्रेणी है वो क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप क्या क्या बता सकते हो कि कौन से आप कोई भी जब सेल बनाओगे तो कौन सी धातु एनोड का काम करेगी और कौन सी धातु कैथोड का काम करेगी, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सी धातु किस धातु को उसके यौगिक में से रिप्लेस करेगी और कौन नहीं करेगी। दी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं की पॉसिबिलिटी आप इससे बता सकते हो। पहली बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो निर्माण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? ई नोट आर ई डी। ई नोट आर ई डी का मतलब क्या है? ई नोट आर ई डी का मतलब है मानक अपचयन विभव। यहाँ आपने क्या किया है? विभिन्न धातु व अधातु को, धातु और अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। भाई आपने क्या किया? सभी धातुओं के मानक अपचयन विभव के आधार पर एक श्रेणी बनाई। अब इसमें से कुछ धातुओं के लिए ई नोट आर ई डी मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक आया, किसी के लिए 0 आया और कुछ के लिए क्या आया? धनात्मक आया। तो नेगेटिव से शुरू करके कहाँ तक पहुँच गए अपन? पॉजिटिव तक पहुँच गए। इनमें से कुछ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। देखो श्रेणी में जो ऊपर ही ऊपर है मैं एक शॉर्ट टर्म के जरिए ही आपको ये बताऊंगा। तो मेरे पास हो गया, देखिए सबसे ऊपर जो आपके पास है वो क्या है? लिथियम है। लिथियम प्लस को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया लिथियम प्लस ने और ये क्या बन गया आपके पास? लिथियम बन गया। और इसके लिए जो ई नोट आर ई डी की वैल्यू थी वो क्या थी? मोस्ट नेगेटिव थी। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लिथियम के लिए जो वैल्यू थी वो सबसे कम थी। यह आपके पास विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर मैंने कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स यानी कि कुछ धातु व अधातु लिखी है। इन सभी का क्या किया गया? अपचयन किया गया और मानक परिस्थितियों के अंदर अपचयन किया गया। और मानक परिस्थितियों में अपचयन किया गया तो किसी के लिए वैल्यू नेगेटिव आई। तो जैसे लिथियम के लिए आप देख पा रहे हो, लिथियम के लिए जो ये वैल्यू थी ये क्या थी? मोस्ट नेगेटिव थी। और जैसे अपन आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे Zn की बात करूँ मैं तो Zn ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसका अपन ने क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। तो आपके पास ये क्या बन गया? Zn सॉलिड बन गया। इसके लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी? -0.34 वोल्ट थी। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन को क्या किया गया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये किसके अंदर आ गया? ये 2H प्लस आएगा यहाँ पे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन गई आपके पास? H2 गैस। इसके लिए जो मानक अपचयन विभव की वैल्यू थी वो कितनी थी? 0 थी। यानी कि ये माइनस में क्या हो गई? धीरे धीरे कम होती गई माइनस के अंदर और कहाँ पर आ गई? ये 0 पे आ गई। फिर अपन ने क्या किया? कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर का रिडक्शन किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कॉपर सॉलिड के अंदर आ गया और इसके पास इसके लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी? +0.3 वोल्ट थी। और ऐसे ही अपन जैसे नीचे की तरफ जाएंगे अपन तो क्या होगी आपके पास? पॉजिटिव में वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और फ्लोरीन के रिडक्शन के लिए जो वैल्यू थी वो क्या थी? मोस्ट पॉजिटिव थी। और ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। अब इस सीरीज को तो एक बार मैं हटा रहा हूँ। इस सीरीज में से अपन एक तो लिथियम ले लेंगे, एक Zn ले लेंगे, एक हाइड्रोजन ले लेंगे, एक कॉपर ले लेंगे और एक फ्लोरीन ले लेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब सीरीज की बात करते हैं अपन। Li प्लस और यहाँ क्या था आपके पास? Zn2 प्लस था और यहाँ आपके पास क्या है? 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हो गया आपके पास? H2 गैस। और Zn2 प्लस ने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किसके अंदर आ गया? ये Zn सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और एक ले लेते हैं अपन कॉपर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। और लास्ट में ले लेते हैं अपन F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2F माइनस। ये वैल्यू क्या थी आपके पास? यदि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ये Li सॉलिड मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। ये
-0.34 वोल्ट है। H2 के लिए बात करें तो कितनी है, 0.0 है। और कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर के लिए कितनी है, +0.34 वोल्ट है। और ये आपके पास क्या है, मोस्ट पॉजिटिव है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल है उन सभी मेटल्स के लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू नेगेटिव है, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल और नॉन मेटल है उनके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, मोस्ट पॉजिटिव है। अब इसके प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, एक तो आप इसमें ये ध्यान रखिए, मैं ऐसा कह दूं एक बात यहाँ पे कि केवल वे प्रोसेस ही संपन्न होती है जिसके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या कहा अपन ने, केवल वे प्रोसेस ही संपन्न होती है जिनके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ऊपर ध्यान देना, आपके पास क्या है, यहाँ लिथियम प्लस है। लिथियम प्लस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किस में कन्वर्ट हुआ, एल सॉलिड के अंदर। और इसके लिए जो ई नोट आर ई डी की वैल्यू है, इसके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स ये प्रोसेस नहीं होगा, क्यों, अपना जो स्टेटमेंट था वो क्या था, केवल वे प्रोसेस ही संपन्न होगी जिसके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि Li प्लस क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, Li सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, क्या ऐसा हो सकता है फ्लोरीन क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और किसके अंदर आ जाए, F माइनस में, इसके लिए वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है। तो मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट ये दिया है केवल वे प्रोसेस ही संपन्न होगी जिनके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान देना, तो ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि Li प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, लेकिन ऐसा अपने को देखने को मिलेगा कि F2 क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। अब ध्यान देना, इधर वे प्रोसेस तो नहीं होगी जिसके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। मतलब इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये राइट डायरेक्शन के अंदर या फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो नहीं होगी, लेकिन वे प्रोसेस जिनके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, वो तो नहीं होगी, लेकिन उसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। मतलब हमें ये तो देखने को नहीं मिलेगा कि Li प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li सॉलिड के अंदर चला जाए, लेकिन हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि Li है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और किसके अंदर रहेगा, Li प्लस के अंदर रहेगा। यही कारण है कि Li किसका काम करता है, अक्षय का काम करता है। तो मैं यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि वे धातु जिनके ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करती है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट ये हो गया, धातु जिनके ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी। देखिए, हमने स्टेटमेंट दिया था केवल वो ही प्रोसेस संपन्न होगी जिसके ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। वो प्रोसेस संपन्न नहीं होगी जिसके ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ये काम इधर नहीं हो रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं हो रहा, जबकि ये वाला काम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। ये वाला काम है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी कि वह प्रक्रम जिसके लिए ई नोट आर ई डी की वैल्यू ऋणात्मक होती है वो काम नहीं होगा, लेकिन उसका रिवर्स काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसके अंदर आए, लिथियम सॉलिड के अंदर आए, लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा कि Li सॉलिड है वो क्या करे, लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इसका अपन ने इसका क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि वे धातु जिनके मानक अपचयन विभव या ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। अब इधर ध्यान देना, इधर इससे मैं और क्या समझ सकता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, लिथियम की रिएक्शन करवाई किसी एम के साथ, या ऐसा ले लूं कि मैं कोई अक्स ले लूं, यहाँ पे कोई भी अक्स स्पीसीज है, तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। लिथियम की क्या टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्यों, क्योंकि उसके ई नोट आर ई डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, लिथियम जब किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो ये क्या, लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा,
और जो स्पीसीज इसके साथ रिएक्शन कर रही थी उसे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि लिथियम एक अपचय की तरह कार्य करती है। अब इसको कॉन्सेप्ट में लेके जाओ आप। धातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, अर्थात अपचय क्षमता दर्शाते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, ये अपचायक क्षमता दर्शाते हैं। क्या करेंगे, ये अपचय क्षमता दर्शाएंगे। नेक्स्ट बात, आपने ये कहा कि वे धातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या था, ऋणात्मक था, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेंगे। किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उनका अपचयन हो जाएगा। तो वो वे धातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपचायक क्षमता दर्शाते हैं। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लिथियम प्रबलतम अपचायक, लिथियम प्रबलतम अपचायक। अपना जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वे धातु या अधातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो वो काम नहीं होगा। जिनके लिए धनात्मक है इनोट आरईडी की वैल्यू, वो काम हो जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं अपन फ्लोरीन F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2F माइनस, इसके लिए वैल्यू क्या थी, मोस्ट पॉजिटिव, मतलब ये काम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। कौन, जिनके इनोट आरईडी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा इस सीरीज के अंदर वो क्या होगा, धातु या अधातु जिनके इनोट आरईडी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। ठीक है। अब सपोज करो मैं फ्लोरीन की रिएक्शन F2 की रिएक्शन किसी X के साथ कराऊंगा, तो F2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात इसमें से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इस स्पीसीज का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन किसने किया, F2 ने। तो F2 क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं धातु और अधातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर आते हैं अपन। हम ये डिसाइड करेंगे अब कि कौन एनोड है और कौन क्या है, कैथोड है। आपने कल डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था। तो डेनियल सेल के अंदर आपने क्या लिया था, Zn लिया था और क्या लिया था, कॉपर लिया था। ठीक है। आपने वहां देखा कि Zn सीरीज Zn वहां किसका काम कर रहा था, एनोड का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था, एनोड का। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। ठीक है। और कॉपर क्या किसका काम कर रहा था, कैथोड का काम कर रहा था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। क्लियर। ध्यान देना इधर। Zn की बात करें अपन तो Zn के मानक अपचयन विभव का मान क्या है, ऋणात्मक है। फ्लोरीन की बात कॉपर की बात करें अपन तो कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान क्या है, धनात्मक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अब आप ये देखो, एनोड होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, यानी कि Zn ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। क्यों दिया Zn ने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव की वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इनोट आरईडी की वैल्यू। और जिनके इनोट आरईडी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ त्यागे जाते हैं, एनोड पर त्यागे जाते हैं। तो अब देखो अपन कॉन्सेप्ट ये कर लें कि श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु किसका काम करेगी, एनोड का, और श्रेणी में नीचे आने वाली धातु किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। तो अपना इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, आपके ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी है इसमें ऊपर आने वाली धातु और नीचे आने वाली धातु या अधातु, ऊपर आने वाली धातु किसका काम करेगी, एनोड का, और नीचे आने वाली धातु किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। इज दैट क्लियर। दूसरी चीज, मान लीजिए आप कोई दो मेटल ले लो ऐसे जिसके दोनों के लिए वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जैसे लिथियम था, पोटेशियम था, ये है। जैसे मान लीजिए इन दो धातुओं को मिलाकर के आपने क्या कर दिया, सेल बना दिया।
तो अब तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और आपने तो ये कहा है कि जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जिस धातु के लिए E0 ReD की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जिसके लिए कम नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लेगी। और सपोज करो आपने हाइड्रोजन के नीचे आने वाली दो धातुओं को मिलाकर क्या कर दिया, सेल बना दिया, तो दोनों के लिए ही क्या हो गई, वैल्यू पॉजिटिव हो गई E0 ReD की वैल्यू। तो जिस धातु के लिए E0 ReD की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड का काम कर देगी, और जिसके लिए कम पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करेगी, यानी कि एनोड का काम करेगी। यानी कि अपना जो कॉन्सेप्ट है, श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु एनोड का काम करेगी और नीचे आने वाली धातु कैथोड का काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये 3 पॉइंट आए हैं अपने पास विद्युत रासायनिक श्रेणी के, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, 4th पॉइंट आपके पास है धातु की क्रियाशीलता से संबंधित है। धातु की क्रियाशीलता समानुपाती होगी -E0 ReD के। देखो मैं ऐसा वर्ड बोलूं कि एक धातु क्रियाशील है, धातु के क्रियाशील होने से क्या मतलब है कि वो धातु जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। मैं जब ऐसा कहूं कि एक धातु क्रियाशील है तो उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देना, धातुओं की क्रियाशीलता किससे संबंधित है, -E0 ReD से, कि वो धातु ज्यादा क्रियाशील होगी जिसके E0 ReD की वैल्यू ज्यादा ऋणात्मक है। हमने यही तो कहा था कि धातु जिनके मानक अपचयन विभव E0 ReD की वैल्यू ऋणात्मक है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, और एक धातु के रिएक्टिव होने से और एक धातु की क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि वो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। मैं ऐसा कहूं कि एक अधातु ज्यादा क्रियाशील है, उसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रही है। इज दैट क्लियर? ध्यान देना इधर, जैसे मान लीजिए आपके पास लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपको ये कहे कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम लिखो, तो आप सीरीज के अंदर देखिए लिथियम ऊपर ही ऊपर आता है, लिथियम के बाद में पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए है, लिथियम के लिए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू लिथियम के लिए है, फिर नेगेटिव में कम हो गई और कम हो गई, यहाँ कम हो गई और कम हो गई। इसका मतलब इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, यही होगा। धातुओं की क्रियाशीलता उसके मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। जिस धातु के लिए E0 ReD यानी कि मानक अपचयन विभव का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वह उतनी ही ज़्यादा क्रियाशील होगी। 5th पॉइंट की यदि मैं बात करूं अधातुओं के बारे में, अधातु के बारे में बात करें तो अधातुओं की जो क्रियाशीलता है, अधातुओं की जो क्रियाशीलता है वो समानुपाती है किसके, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 ReD। कोई अधातु क्रियाशील है उसका मतलब क्या है, वो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। जब मैं ऐसा कहता हूं कि एक धातु क्रियाशील है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रही है। मैं ऐसा कहूं कि एक अधातु क्रियाशील है उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रही है। जैसे आप देखिए F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। श्रेणी में F2 नीचे नीचे आ रहा था, श्रेणी में Cl2 F2 के पहले है, ये इससे पहले है और ये इससे पहले है। तो इनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं अपन कि F2 के लिए E0 ReD की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये हो गया। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, अधिक क्रियाशील स्पीसीज कम क्रियाशील स्पीसीज को कम क्रियाशील स्पीसीज को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। यहाँ पर स्पीसीज का मतलब धनायन, ऋणायन, धातु, अधातु सब कुछ आगे, अणु, परमाणु इसके अंदर। तो एक अधिक क्रियाशील स्पीसीज कम क्रियाशील स्पीसीज को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देती है। तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में
Zn, ठीक है, और एक मैंने क्या किया ZnSO4 प्लस कॉपर, ये दो रिएक्शन करवाने जा रहा हूं मैं। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना। श्रेणी में Zn कॉपर से ऊपर आता है, Zn के लिए E नोट ReD की वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर के लिए E नोट ReD की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और श्रेणी में Zn ऊपर था, कॉपर किधर था, नीचे था। इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि ये ज़्यादा क्रियाशील है और ये क्या है, कम क्रियाशील है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो आप ध्यान देना, Zn ज़्यादा क्रियाशील है तो Zn क्या कर सकता है, कॉपर को यहाँ से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी ZnSO4 प्लस कॉपर। दूसरी आपके पास है कॉपर, क्या कॉपर रिप्लेस कर सकता है Zn को, नहीं, कॉपर Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। इसका दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन एक, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2KBr प्लस I2 कन्वर्ट इंटू 2KI प्लस Br2 सॉरी, रिएक्शन मेरे को कंप्लीट नहीं करनी चाहिए थी पहले। और एक मेरे पास है 2KI प्लस Br2 और ये रिएक्शन है। अब अपने को देखना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप ध्यान देना, अधातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या था, F2Cl2 Br2 और ये I2। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन क्रियाशील है, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकती है, ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकती है और आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकती है। आपका जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। ब्रोमीन केवल और केवल किसको रिप्लेस कर सकती है, I2 को रिप्लेस कर सकती है। I2 किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा। अब देखो, क्या I2 रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या Br2 रिप्लेस कर सकता है आयोडीन को, बिल्कुल कर सकता है। तो आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2KBr प्लस I2 और ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको जवाब क्या लिखना है, जवाब ये लिखना है ब्रोमीन अधिक क्रियाशील होने के कारण आयोडीन को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर सकती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ गुण थे जिनको देख करके आप ये बता सकते हो कि कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कौन सी धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, किसका अपचयन होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, धातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपचायक क्षमता दर्शाते हैं। लिथियम क्या है आपके पास, प्रबलतम अपचायक है। धातु या अधातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या है, धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु किसका काम करेगी, एनोड का। श्रेणी में नीचे आने वाली धातु किसका काम करेगी, कैथोड का। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट ये था कि धातुओं की क्रियाशीलता समानुपाती है किसके, माइनस ई नोट ReD के। और ये आपने क्या लिखा था, एक यहाँ पे ऑर्डर लिखा था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अधातुओं की क्रियाशीलता किसके समानुपाती होती है, अधातुओं की क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नोट ReD के। इज दैट क्लियर। और ये आपके पास F2Cl2 Br2 I2 की क्रियाशीलता का क्या है, क्रम है। अधिक क्रियाशील स्पीसीज कम क्रियाशील स्पीसीज को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देती है। क्रियाशीलता का क्रम आप अच्छे से आसानी से समझ चुके हो। वे धातु जो अधिक क्रियाशील है उसको दूसरी धातु को, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से क्या कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी। ऐसा ही किसके लिए देखने को मिलेगा, आपको अधातुओं के लिए देखने को मिलेगा। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई और विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण हो गए। अब इसके अलावा एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस और आते हैं जिनकी भी अपन बात करेंगे। वो समथिंग किससे रिलेटेड है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही रिलेटेड है। ध्यान। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं कि इस विलयन को इस पात्र में रखा जा सकता है क्या, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान देना इधर, क्या CuSO4 को Zn के पात्र में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, बस वो क्या, आपके पात्र का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए।
अब ये कैसे डिसाइड करोगे आपकी कि पात्र का कंटेनर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम देख लेंगे इन दोनों में से यदि पात्र ज्यादा क्रियाशील है, पात्र के लिए आपके कंटेनर के लिए ई नोट आरईडी की वैल्यू ज्यादा ऋणात्मक है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ध्यान देना, इधर आपके पास एक कॉपर सल्फेट का विलयन था और ये क्या है, जेडन का पात्र है आपके पास। तो आपका जो पात्र है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये किसका काम करेगा, यहाँ एनोड का काम करेगा। पात्र से पात्र का ऑक्सीकरण होने का मतलब ये हो गया जेडन सॉलिड, जेडन 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पात्र धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पात्र से लेयर टू लेयर उतरती जा रही है और वो रिप्लेसेबल हो रहा है। यानी कि Zn2+ क्या कर देंगे, यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देंगे। आप बस सिर्फ एक बात ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, क्या कि पात्र का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, तो वो काम अपने को नहीं करना है। क्या ऐसा हो सकता था कि ZnSO4 के विलयन में ZnSO4 को कॉपर के विलयन में रखा जाए तो पात्र का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है वहां पे, तो वो कार्य क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे। नेक्स्ट, अभी देखो आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि कौन सी रिएक्शन संपन्न होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं संपन्न होगी। उस रिएक्शन में आपको डाटाज नहीं दिए हुए थे। जैसे ये था आपके पास कि ZnSO4 प्लस कॉपर है और एक आपके पास क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस क्या है, Zn है। इन दोनों की अपन ने बात की। देखो यहाँ पर आपको कोई भी डाटाज दिए हुए नहीं थे। अब अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिनमें हमें डाटा भी अवेलेबल होगा, ई नोट आरईडी की वैल्यू भी क्या होगी, अवेलेबल होगी। ऐसे क्वेश्चन जिनमें डाटा अवेलेबल नहीं है उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देगा, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है डाटाज अवेलेबल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, Zn2+ एक्वस है प्लस कॉपर सॉलिड है और मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Zn सॉलिड के अंदर, और साथ में क्या बन गया, ये कॉपर 2+ एक्वस बन गया। ठीक है, आपको वैल्यू दी गई है किसकी, ई नोट Zn2+ एक्वस और Zn2+ की। Zn के मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी हुई है, Zn के मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है, -0.76 वोल्ट है। ठीक है, आपको कॉपर के लिए भी वैल्यू दी है, ई कॉपर 2+ ई नोट की वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला लगाइए आप इसके अंदर। यदि ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो काम हो जाएगा, यानी कि वो सेल रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल है। और ई नोट सेल की वैल्यू यदि क्या है, नेगेटिव आए, तो वो काम नहीं होगा। सबसे पहले दी गई रिएक्शन के अंदर आप क्या करो, एनोड और कैथोड को पहचानो। एनोड और कैथोड को पहचानने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा, क्या, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था में जहां वृद्धि हो रही है वो एनोड है। तो देखना ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है क्या, नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है क्या, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है। तो इस रिएक्शन के लिए ये क्या है, एनोड है, और ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट क्या है, कैथोड है आपके पास। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे। अच्छा, फॉर्मूला सोल्व करते टाइम पर मैंने आप लोगों को कहा था, ये इस फॉर्मूले में केवल और केवल आप किसकी वैल्यू लिखोगे, ई नोट आरईडी की वैल्यू लिखोगे, मानक अपचयन विभव की वैल्यू ही रखोगे। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे Zn कर रहा है। तो Zn के लिए वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट है। माइनस कॉपर के लिए कितनी है, +0.34 वोल्ट है। और इसका जो आंसर आएगा -1.10 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर। और वैसे भी देखने से भी पता चल रहा था आप लोगों को कि जब Zn और कॉपर होता है तो Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, Zn एनोड का काम करेगा, और कॉपर किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब देखिए इसी रिएक्शन को अपन रिवर्स करके ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैल्यू आपके पास ये है ही, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे Zn सॉलिड
प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एक्वस और ये कॉपर सॉलिड। सबसे पहले तो आप ये देख लो वैल्यूज आपके पास वही है पहले वाली, वो चेंज नहीं होता। ई नोट आर ई डी इज इक्वल टू ई नोट Zn2 प्लस एक्वस Zn सॉलिड इज इक्वल टू वैल्यू कितनी थी -0.76 वोल्ट, और ई नोट कॉपर 2 प्लस एक्वस और ये कॉपर सॉलिड वैल्यू कितनी है +0.34 वोल्ट। आप इसको देख करके पहचान सकते हो कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू है ये मानक अपचयन विभव की है। ये भी किसकी है मानक अपचयन विभव की। अपना जो फॉर्मूला था अपने को उसमें वैल्यू भी किसकी रखनी थी मानक अपचयन विभव की वैल्यू ही रखनी थी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, कैथोड पहले तो देख लो कि एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है। तो देखो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एनोड, तो ये रहा इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किसका काम करेगा एनोड का काम करेगा। और ये आपके पास क्या है कैथोड है। तो चलो ठीक है, कैथोड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे कॉपर कर रहा है। कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है +0.34 वोल्ट है। तो यहाँ मैंने लिखा +0.34 माइनस Zn के लिए वैल्यू कितनी है -0.76 वोल्ट है, और इसका जो आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। इट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि ये डेनियल सेल की रिएक्शन थी। अपन पहले से ही जानते थे, अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि यदि रिएक्शन को क्या कर दिया जाए रिवर्स कर दिया जाए तो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। देखो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड पार्ट था जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, धातु की क्रियाशीलता पढ़ी, कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी, कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगी, कौन सी अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगी। धातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी, अपचयक क्षमता दर्शाएगी, लिथियम प्रबलतम अपचयक बताया था अपन ने। सेकंड जो पॉइंट था वो क्या था, अधातु या धातु जिनके मानक अपचयन विभव का मान क्या है धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगी। वो धातु जो श्रेणी में ऊपर आती है एनोड का काम करेगी, नीचे आ रही है वो किसका काम करेगी कैथोड का काम करेगी। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी यौगिक में से क्या कर देगी प्रतिस्थापित कर देगी। धातुओं की क्रियाशीलता -E0 के समानुपाती है, अधातुओं की क्रियाशीलता +E0 के समानुपाती है। किस विलयन को किस पात्र में रखोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आप किसके बेसिस पे कर सकते थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बेसिस पे कर सकते हैं। आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है उसके अंदर कि पात्र का क्या नहीं होना चाहिए ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास बात यह है कि कोई रिएक्शन दी हुई है और उसका डाटा अवेलेबल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ई नोट सेल उस रिएक्शन को सोल्व करना है आपको। और यदि ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो कार्यक्रम क्या होगा वो सेल रिएक्शन क्या होगी पॉसिबल होगी। और किसी सेल रिएक्शन के लिए ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगी।